खेलों में चीनी राजनीति को भारत का जवाब। शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समापन समारोह में शिरकत नहीं करेगा भारत। चीन ने बुधवार को पीएलए कमांडर को थमाई थी रिले मशाल। डीडी स्पोर्ट्स नहीं करेगा बीजिंग में आयोजित खेलों का प्रसारण। योगी ने गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां, कहा सरकारी बहाली में खत्म हुआ भ्रष्टाचार। अमित शाह ने सपा रालोद गठबंधन पर कसा तंज, कहा अखिलेश जब अपने परिवार की नहीं सुनते तो जयंत का क्यों रखेंगे ख्याल। केशव प्रसाद ने सिराधु से भरा पर्चा। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 5 जिलों और उत्तराखंड में 4 जिलों में करेंगे वर्चुअल रैली। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर से करेंगे शुक्रवार को नामांकन दाखिल। भाजपा नेता अमित शाह सहित चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे मौजूद। मेरठ में डीडी का कॉन्क्लेव, चुनावी हलचल पर पक्ष विपक्ष के साथ बहस। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अखिलेश जयंत पर लगाए समाज को बांटने के आरोप। सूचना प्रसारण मंत्री ने भी सपा रालोद पर कसा तंज, बताया बेमेल गठबंधन। राहुल गांधी पर लगाए पाकिस्तान की भाषा बोलने के आरोप। नवजोत पर रोड ब्रिज का पुराना मामला, सुप्रीम कोर्ट 25 फरवरी को पुनर्विचार याचिका पर करेगा सुनवाई। पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे पर फंसी कांग्रेस, प्रदेश में करा रही है सर्वे। सिद्धू जाखड़ सहित चन्नी रेस में, आपने भी कांग्रेस पर कसा तंज। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा जारी। राज्यसभा में एस जयशंकर ने दी जानकारी। प्रवासी भारतीयों के रोजगार के लिए सरकार प्रयासरत। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा देश विरोधी सोशल मीडिया पर सख्त कार्रवाई रहेगी जारी। लोकसभा में भी है चर्चा जारी। और कोविड-19 के मामलों में लगातार आ रही है कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया स्कूल खोलने को लेकर सुरक्षा उपायों सहित गाइडलाइन की गई है जारी। कोविड संक्रमितों के लिए भी सर्जरी है पूरी तरह से सुरक्षित। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। कहते हैं खेलों को खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए, लेकिन चीन इस सबक के विरुद्ध ही काम करता है। यूं तो कई देश पहले ही इन खेलों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब चीन ने गलवान के सैनिक के हाथ में ओलंपिक की मशाल थमाई तो भारत ने भी कड़ा विरोध जताते हुए खेलों को राजनयिक बहिष्कार का निर्णय लिया। प्रसार भारती भी शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण नहीं करेगा। इस बीच एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने ये कहकर गलवान पर चीन के दावे की पोल खोल दी है कि चीन के मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या 4 सैनिकों से कई गुना ज्यादा है। गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच साल 2020 में हुई हिंसक झड़प को लेकर एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे चीन की पोल खुल गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसक झड़प के दौरान गलवान नदी में 38 चीनी सैनिक बह गए थे, जबकि चीनी पक्ष ने 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। इस खुलासे और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की चीन द्वारा राजनीतिकरण पर भारत की प्रतिक्रिया बीजिंग ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार के रूप में सामने आई है। गलवान घाटी की झड़प में शामिल अपने सैनिकों को ओलंपिक की मशाल देने को लेकर चीन पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। That the Chinese side has chosen to politicize an event like the Olympics. I wish to inform that our chargé d'affaires of the Embassy of India in Beijing will not be attending the opening or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. वहीं प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि डीडी स्पोर्ट्स चैनल बीजिंग में हो रहे शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण नहीं करेगा। 2020 में बेहद ऊंचाई वाली गलवान घाटी पर भारत के हाथों चीन की हार, 4 दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे घातक टकराव, नदी में बहे सैनिकों की संख्या बताई गई संख्या से बहुत अधिक है। चीनी सेना ने रात के अंधेरे में ही नदी में उतरकर उसे पार करने का फैसला किया था।
सोशल मीडिया शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य, जिसे द कलेक्शन ने स्वतंत्र रूप से जुटाया है। इस दावे के मुताबिक चीन के मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या बीजिंग द्वारा नामित 4 सैनिकों से काफी ज्यादा है। झड़प को लेकर चर्चा को चुप कराने के लिए बीजिंग कितनी दूर तक गया है, खास तौर पर चीन ने मारे गए सैनिकों की सही संख्या की चर्चा से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा, राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया कि इस सरकार की वजह से पाकिस्तान और चीन एक साथ आए हैं। शायद इतिहास के कुछ सबक इस क्रम में हैं। 1963 में पाकिस्तान ने शख्सगाम घाटी को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। चीन ने 1970 के दशक में पीओके के रास्ते काराकोरम हाईवे का निर्माण किया था। 1970 के दशक से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ परमाणु सहयोग भी रहा है। 2013 में चीन और पाकिस्तान ने आर्थिक गलियारा शुरू किया था। तो अपने आप से पूछें कि क्या तब चीन और पाकिस्तान दूर थे? जम्मू कश्मीर पर भारत की पॉलिसी को लेकर दुनिया में किसी ने अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है तो केवल पाकिस्तान ने या राहुल गांधी जी ने, या पाकिस्तान ने या केवल कांग्रेस पार्टी ने। दुनिया के किसी और देश ने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। मेरा राहुल गांधी जी से सवाल ये है, क्या वो टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करना, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा प्रहार करना, इसके खिलाफ इसको गलत मानते हैं? पाकिस्तान और कांग्रेस की बोलबानी एक जैसी क्यों नजर आती है? राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते हैं मुझे बहुत तकलीफ होता है। वो ऐसा बयान देता है जो पाकिस्तान, चीन या जो ऐसे तथ्य हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने वाले बयान देते रहते हैं। वो विरोधी ताकतों को फायदा पहुंचाने वाले जो बयान है वो राहुल गांधी क्यों देते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आते हैं। We are not isolated. We have good relations with our neighbors, and our foreign policy is not a failure. We have a foreign minister who has spent all his life dealing with foreign policy. वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने भी चीन और पाकिस्तान के संबंधों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन चीन पर झड़प के बाद से ही अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। प्रचार भी पूरे दमखम के साथ जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गाजियाबाद और बुलंदशहर में जनसभाएं की। अखिलेश यादव ने बुलंदशहर में प्रेस वार्ता की तो मायावती ने गाजियाबाद में और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में प्रचार किया। 5 चुनावी राज्यों में सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। राजनीतिक दल चुनावी सभाओं, घर घर जाकर पार्टी की नीतियों और वादों के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सबसे बड़े और महत्वपूर्ण चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि बीते 5 साल में यूपी ने कुछ मील के पत्थर भी गढ़े हैं। अर्थव्यवस्था को 7वें पायदान से दूसरे स्थान पर लाने में सफलता हासिल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जीवन और जीविका को बचाने का जो काम उनकी सरकार ने किया उसे पूरी दुनिया ने सराहा। लॉकडाउन के दौरान लाखों श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। इस दौरान
भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च भी किया। उत्तर प्रदेश के 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए थे, जब उनके सामने संकट आया तो उन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश ने 551 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए। उधर राज्यों में आगे के चरणों के लिए नामांकन का दौर भी जारी है। सिथारू विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इसके अलावा उनके नामांकन में बड़े नेताओं का जमावड़ा भी रहा। सिराथू विधानसभा सीट केशव प्रसाद मौर्य की कर्म भूमि भी रही है। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना दल की पल्लवी पटेल को उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। सूबे में चढ़ते चुनावी पारे के बीच गृहमंत्री अमित शाह भी बीजेपी के प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अमित शाह डेरा डाले हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने बुलंदशहर और गाजियाबाद में हुंकार भरी। अमित शाह ने डिबाई, अनूपशहर और गाजियाबाद के लोनी में जनसभा कर विरोधियों पर हमला बोला। खास तौर से उन्होंने अखिलेश और जयंत चौधरी पर निशाना साधा। जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? अलग अलग शहरों में प्रेस वार्ता कर विरोधियों को घेर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव गुरुवार को बुलंदशहर में थे। उन्होंने भाजपा पर फिर हमला बोलते हुए कहा कि उसके पास कोई मॉडल नहीं है। हम दो नौजवान वो लोग हैं जिनको विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है। हम लोग किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। आप चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो इसलिए कि किसान की अगर किसी ने लड़ाई सबसे पहले लड़ी तो चौधरी चरण सिंह जी। अब तक चुनाव प्रचार से दूर रहने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने लगातार दूसरे दिन पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने गाजियाबाद में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा कर राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल सका है, क्योंकि इन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं। यूपी में कांग्रेस भी अपने प्रचार अभियान को गति दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिकंदराबाद में पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जाने चाहिए, न कि जाति और सांप्रदायिकता के आधार पर। चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए कि जो जनता है, जो जनता के मुद्दे हैं वही उठने चाहिए और उन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी रण में एक दूसरे को मात देने के लिए सियासी दांवपेच के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप, तंज और मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए नारे उछाले जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान करीब आने के साथ चुनावी माहौल दिलचस्प होता जा रहा है। वार पलटवार, तू मैं के साथ साथ आंकड़ों की बाजीगरी भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 4 फरवरी 2022 को दोपहर 1:30 पर जन चौपाल के माध्यम से मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। तो
तो जन चौपाल के माध्यम से मतदाताओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। यूपी के मतदाताओं से प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम जन चौपाल के माध्यम से 4 फरवरी 2022 को दोपहर 1:30 पर प्रधानमंत्री का जन चौपाल कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के मतदाताओं को संबोधित करेंगे जन चौपाल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। मेरठ के किठौर में एक चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली लौट रहे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की घटना के संबंध में यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि सूचना के आधार पर हमने घटनास्थल का मुआयना किया, सबूत इकट्ठे किए गए, CCTV की मदद से एक व्यक्ति की पहचान की गई, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। पूरा मामला अभी जांच का विषय है और मामले की पूछताछ जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्वयं ट्वीट करके ये सूचना दी कि उनके काफिले पे हमला हुआ है और ये हमला हापुड़ स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुआ है और वो महफूज हैं। इस घटना की सूचना पे तत्काल हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पर पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो फुटेज को देखने से तथा जो लोग वहां हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। पंजाब का सियासी परिदृश्य इस बार रोमांचक चुनावी जंग का संकेत दे रहा है, लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पशुपेश में दिख रही है और इसे लेकर अब प्रदेश में करा रही है सर्वे। पंजाब की चुनावी हलचल पर डालते हैं एक नजर। पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव के लिए पार्टियां सर्वे का सहारा लेने लगी हैं। आपने मान का चुनाव तो कर लिया, लेकिन पेच कांग्रेस में फंसा हुआ है। दावेदारी सुनील जाखड़ से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की भी है। तीनों में से चन्नी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं और जाखड़ और नवजोत के पास हसरतें। तो आज उंगलियां उठा रहे हैं, उनसे ये भी तो पूछिए कि सबसे पहले जब चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल जी ने मौका दिया तो उसका अनुमोदन किसने किया? आप मेरा ट्वीट उस दिन का निकाल के देखिए। सुनील जाखड़ पंजाब के मालवा इलाके से आते हैं, जहां विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें यानी 69 सीट हैं। वहीं सिद्धू अमृतसर से विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। उनके खिलाफ विक्रम मजीठिया अकाली दल के उम्मीदवार हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सिद्धू के खिलाफ रोडरेज और गैर इरादतन हत्या के एक मामले जो कि साल 1988 का था, उस पर फैसला होना है। पार्किंग विवाद में उस वक्त एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सिद्धू आज माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को रोडरेज मामले की पुनर्याचिका पर सुनवाई तय करेगा। साल 2018 में हाईकोर्ट की सजा वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। फिलहाल विवाद के पीछे सिद्धू की पत्नी ने विपक्षी उम्मीदवार मजीठिया का हाथ बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इनको 10-10 वकील करने पड़े नवजोत सिद्धू के खिलाफ, क्योंकि इनको डर है कि एक ही बंदा है जो इनको जेल के सलाखों के पीछे भेज सकता है, सिर्फ इसलिए। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें गोवा दूसरा राज्य है, जहां आम आदमी पार्टी जोर शोर से अपनी किस्मत आजमा रही है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 40 सीटों वाली विधानसभा के लिए प्रचार किया और सत्ताधारी भाजपा पर कई राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा ने विकास काम को तेजी से नहीं कराया। राज्य में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की 70 विधानसभा के लिए प्रचार अभियान जारी है। सत्ता के लिए मुख्य संघर्ष भाजपा और कांग्रेस के बीच में माना जा रहा है। कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया तो बृहस्पतिवार को भाजपा नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में रोड शो कर प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गोवा में भी चुनावी पारा चढ़ने लगा है। आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को
नसीहत दी और कहा कि केजरीवाल को पहले दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना से निपटना चाहिए। उन्हें दिल्ली की जनता पर ध्यान देना चाहिए। गोवा में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है आजकल केजरीवाल जी को दिल्ली में कुछ काम नहीं है। वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने थोड़े दिल्ली के लोगों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। गोवा के इलेक्शन में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। खुद की सिर्फ वेटेज बढ़ाने के लिए यहाँ के सरकार के ऊपर सिर्फ आके आरोप करना, ये उनका चल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टूटेगी तो नायो, जो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब 1 सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में जबरदस्त चुनावी हलचल है। यूपी का चुनावी रण राज्य के पश्चिमी हिस्से से शुरू होगा। ऐसे में लोगों के सवाल लेकर आपका चैनल दूरदर्शन पहुंचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम मुद्दों पर सभी पक्षों की राय जानने की कोशिश की। मेरठ में डीडी कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी में सभी दलों के नेता शामिल हुए और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए खूब काम किया है, इसीलिए भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। राशन अगर 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार मिला तो इसमें सबसे बड़ा वर्ग कौन है? आप जरा चेक तो करिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप मुसलमान हो या अनुसूचित जाति से हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, कभी नहीं। हर हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। और आज हम अपने हक के साथ सब लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हमने अपनी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी आपकी और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहु बेटियों को सुरक्षा दी तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को सबको मिला है। मुफ्त में घर मिला, बिजली का कनेक्शन मिला, मुफ्त में 5 लाख का इलाज मिला, मुफ्त में राशन मिला, बैंक का खाता मिला, खातों में 1500 रुपये बहनों को मिले। ये किसी को नहीं पूछा किस जाति धर्म किस धर्म के हो, सबको एक समान अधिकार दिए हैं। और इसलिए बड़ी तादाद में कि सभी वर्गों के लोग मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट देंगे, कमल के फूल पर वोट देंगे। चुनाव प्रचार में जुटे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी कॉन्क्लेव से जुड़े। उन्होंने कहा कि सपा और रालोद का गठबंधन केवल हवा में है और उसका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं है। ये निर्णय क्षेत्र की जनता करेगी। उन्हें अखिलेश यादव दोबारा चाहिए चाहिए। समाजवादी पार्टी लोकदल के सिंबल पर अपने उम्मीदवार लड़ा रही है और फिर चाहती है कि वोट दें लोग। यह गठबंधन हवा का है, दिल्ली का है, लखनऊ का है, जमीन पर गठबंधन नहीं है दोस्त। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बात से इनकार किया कि उनकी ओर से किसी पार्टी को हराने की अपील की गई है। टिकैत ने कहा उन्होंने केवल सभी दलों से सवाल पूछने को कहा है। आपका स्टैंड ये है कि जब भाई क्वेश्चन करो और जो खुश हो जाएगा भाई इनको वोट दे देगा, नाराज हो आप ये कह रहे हैं कि हम वोट से दूर हैं बहुत। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन करना चाहिए जहां जहां लोग जहां क्वेश्चन करो भाई, इनसे सवाल जवाब करो। सब पार्टी से कि किसी एक नहीं सभी से, सब पार्टी से सब उम्मीदवार। देखो यहाँ किसी का भी हमने वो नहीं रखा। हम जो भी गलत चीज होगी, जो भी गलत पॉलिसी आएगी, हमारा किसी सरकार से उससे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे 60 चैनलों पर कार्रवाई की गई है। Whatever the channels permission is we are giving under the security clearance, the channel has to be get security clearance from the Home Ministry. If they get security clearance, we will give. And apart from this, the media one is sub judice matter also
I want to convey this. 60 channels. It is in YouTube channels and Twitter and Facebook account also from the Pakistan channels. 60 channels we blocked for they disturbed the nation's security. The peace also. That is the thing. इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।